कितने सबसेक्शन है मतलब करने का, वो क्या फार्मूला था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेक्शन 5A में कितने सबसेक्शन है? सेक्शन है। हाँ महबूब, बाकी लोग भूल गए? मेरे ख्याल में देखा नहीं, दोबारा देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये 5 पे 5 पे कर देते हैं। ये 6 7 8 9 10। एक मिनट, नहीं पाया। बेटा मैंने क्या फार्मूला बताया था? 38, हाँ जी, 226, 1 1 1, आगे 25। ठीक है, 9 का 2, 10 का 5। यानी कि एक के अंदर 3 सबसेक्शन, 2 के अंदर 8 डेफिनेशन, 3 के अंदर 2 सबसेक्शन, 4 के अंदर 2 सबसेक्शन, 5 के अंदर 6 सबसेक्शन, 5A के अंदर 1 सबसेक्शन, 6 के अंदर 1 सबसेक्शन। इस सबसेक्शन का मैंने आपको फार्मूला बताया, 38, 226, 4, 1 और 25। ठीक है, यानी कि 5A में कितने सबसेक्शन होंगे बेटा? एक ही। एक होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको लिखा है कि सर्टेन ऑफिसर ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका मतलब ये है कि कुछ एजेंसी के मखसूस ऑफिसर हैं जो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 5A जो आपका अनाउंस या लॉ वो इंट्रोड्यूस किया गया, FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, ये 5A पहले नहीं होता था, फिर 2002 में इसको इंक्लूड किया गया। तो क्यों किया गया? इसमें ये बोला गया कि जो एजेंसी में आपका एडी लीगल है, एडी लीगल और या डीडी लीगल, एडी और डीडी का क्या मतलब बेटा? ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और या डिप्टी डायरेक्टर लीगल, वो आपके एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोल प्ले कर सकते हैं। किसी भी केस में जहां पर नीड होगी वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल या डिप्टी डायरेक्टर लीगल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले करेंगे। किसी भी ट्रायल कोर्स में जहां पर केस आपका भेजा गया होगा, ट्रायल कोर्ट मतलब जो इनिशियली ट्रायल के लिए आपका केस चलाया जाता है, ठीक है, या कोई भी स्पेशल कोर्ट हो, वहां पर ये लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये भी याद रखिएगा। यस। कौन सी कोर्ट के बारे में बात की गई? ट्रायल कोर्ट, केस सेंट टू बी, ये पूछा गया, एक MCQ आया था, मुझे याद आ गया। 2021 के पेपर में ये उसने सवाल दिया था कि सेंट टू बी कौन सी कोर्ट का जिक्र है? ट्रायल कोर्ट, ट्रायल बाय द एजेंसी इन स्पेशल कोर्ट। ठीक है, वहां पर आपने MCQs में लिखना है स्पेशल कोर्ट, जो चेक कर लगाना है। क्लियर हो गया? और F5A किसके अमेंडमेंट के तहत है वो मैं बता चुका हूँ, FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बट
एक बार मैं फिर से यहाँ 5A के बाद एक दफा आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि शुरू से बातें हुई क्या है। सेक्शन 1 क्या कहता है बेटा, कौन मुझे रिवाइज करे? सेक्शन 1 ये कहता है, जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, ये इस एक्ट का नाम होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के सारे सिटीजन पर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वो दुनिया के कहीं भी कोने में हो, वेयर एवर दे में भी, ठीक है, ये सिनेरियो बना के भी पूछ सकता है, वैसे भी टक पूछ सकता है। सारा का सारा एक दफा लागू होगा, जब भी आया एक दफा ही सारा लागू होगा। ठीक है, के बाद फिर उसने सेक्शन 2 की बात की। सेक्शन 2 में बेटा डेफिनेशन है, एजेंसी का क्या मतलब है, एफआईए कोड का क्या मतलब, क्रिमिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डायरेक्टर जनरल का मतलब डीजीएफ एजेंसी, प्रोविंशियल पुलिस का मतलब पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो बनाई है वो। पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो बंदा जो सेक्शन 21 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत लगाया गया होगा किसी डिपार्टमेंट में। स्पेशल पुलिस का मतलब ऑर्डिनेंस ऑफ 1914 के तहत 48 के तहत जो पुलिस बनाई गई है। स्पेसिफिक पर्सन का मतलब बेटा वो पर्सन जो आर्टिकल 3 ऑफ 1962 के तहत प्रोविंशियल पुलिस में आया था और उसको फिर बाद में एफआईए में इंक्लूड कर दिया गया। सेक्शन 3 बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ है लास्ट टाइम भी कि जो एजेंसी है वो कौन से सेक्शन के तहत बनती है या एजेंसी में कौन कौन से मेंबर शामिल हैं। ये एक एमसीक्यूज आया था लास्ट टाइम, याद रखिएगा। जो बेटा एजेंसी है होगी वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और उसमें जो उस एजेंसी के ऑफेंसेस, शेड्यूल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह एजेंसी करेगी। क्या ऑफेंसेस को डील करेगी। ऑफेंसेस कहाँ पर मेंशन है? शेड्यूल में। शेड्यूल वो डॉक्यूमेंट होता है जो सेक्शंस के अलावा एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। वो क्या करेगा? उसमें लिखा हुआ है इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एजेंसी में होंगे कौन कौन? डीजी होगा, डायरेक्टर जनरल होगा और मेंबर होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, एमसीक्यूज हो सकता है। उसके बाद बेटा बात की गई है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 क्या था? हाँ जी, कौन बताएगा? सेक्शन 4 ये था कि बेटा सुप्रिटेंडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, यानी कि निगरान कौन होगा, सरपरस्त कौन होगा इसका, और एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, इंतजामिया कौन होगी इसकी। ठीक है बेटा, निगरान वो होता है जो इसकी सरपरस्ती कर रहा था, ओवरऑल इसकी लुक कर रहा था, ओवरऑल इसको व्यू कर रहा था। इसमें निगरान आपकी फेडरल गवर्नमेंट होगी। मैं लास्ट लेक्चर में, अगर किसी ने देखा, मेरा यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। सुप्रिटेंडेंट बेटा फेडरल गवर्नमेंट की होगी। लास्ट पार्ट में हमने बता दिया था, मतलब यानी कि निगरान जो होगा फेडरल गवर्नमेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगेन सुप्रिटेंडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसकी होगी? एमसीक्यू पूछ सकता है वो। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो बेटा डीजी की होगी, और डीजी की वो है वो जिसकी पावर आईजी के बराबर है पुलिस एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, देन सेक्शन 5 की बात करते हैं। मैंने सेक्शन 5 में क्या बोला गया? हाँ जी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5, 3, 4, 5, देन 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 5 में क्या है कि पावर क्या होगी एजेंसी के मेंबर की। बेटा पावर डिफाइन जो की गई है इधर सेक्शन 5 के तहत, सेक्शन 5 ऑफ 1 ये कहता है, 1 का मतलब सब सेक्शन, ये 1 2 3 4 5 6 का मतलब सब सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। एजेंसी या तो किसी के घर को सर्च आउट कर सकती है, या किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, या तो किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, या अदर वो ड्यूटीज, अदर वो ड्यूटीज या लायबिलिटी जो कि एक प्रोविंशियल पुलिस परफॉर्म कर सकती है, वो एफआईए का बंदा भी कर सकता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर का एमसीक्यूज आया हुआ है लास्ट टाइम, याद रखिएगा। अरेस्ट जो करेगा विदाउट वारंट, अगर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करना है, उसके लिए जो रैंक होगा वो सब इंस्पेक्टर से कम ना हो। अगर कम होगा तो वो नहीं कर सकता विदाउट वारंट। ठीक है, उसके लिए प्रायर अप्रूवल आपके डीजी की होनी लाजिम है। एमसीक्यूज आया हुआ है 2022 में। और कोई भी पुलिस स्टेशन बनाई जा सकती है कहीं भी, लेकिन ये डिक्लेयर कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। एमसीक्यूज आया हुआ है। कोई भी प्रॉपर्टी में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो प्रॉपर्टी
एफआईए ने स्कील आउट कर दी है या एफआईए की इन्वेस्टिगेशन के तहत है या एफआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, उसमें आप ना तो कोई रद्दो बदल कर सकते हो, ना तो कोई छेड़छाड़ सकते हो, कोई मूवमेंट नहीं होगी उसमें, ना आप ट्रेसपास कर सकते हो, ना तो वो ट्रांसफर होगी, ना तो वो आप सेल आउट कर सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो प्रायर अप्रूवल आप एफआईए की लोगे, रिटर्न अप्रूवल होगी, लेकिन उस रिटर्न अप्रूवल के लिए ऑनर का होना लाजिम है। ठीक है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 ये कहता है अगर ऐसा किया आपने, आपको अगर ज्यादा कोई खारिश थी और आपने ऐसा कर दिया एफआईए की प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टिगेशन के तहत थी या सील आउट थी, तो उस केस में वो कहता है कि पनिशमेंट मिलेगी आपको। क्या पनिशमेंट होगी बेटा? या तो आपको 1 साल की सजा होगी कैद, या तो बेटा आपको जुर्माना होगा, या तो दोनों इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और ये सजा बढ़ भी सकती है। ठीक है, एमसीक्यूज आया हुआ बेटा। 5A में क्या कहा बेटा? 5A में ये कहा कि एफआईए अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर सकता है, एडी लीगल और डीडी लीगल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर सकता है, और उसके लिए वो जो केस होगा वो स्पेशल कोर्ट में भेजा जाएगा। ठीक है, जहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इट्स वेरी क्लियर। मैंने आपको समराइज करके बता दिया है, जो बच्चे नहीं भी आए थे, नहीं ज्वाइन कर पाए थे लास्ट क्लास में, उनके लिए मैंने समराइज कर दिया। इज इट क्लियर टिल नाउ? आगे यस बढ़ो। सर। बेटा बहुत आसान एक्ट है, बहुत आसान एक्ट है। जो बच्चा भी देने जा रहा है पेपर वो 16 के 16 मार्क्स ला सकता है, कोई गलती नहीं करनी। बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा एक्ट है। आपने ये सिर्फ जो मैं यहाँ पे नोट्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, कोई मसला नहीं, ये अपने पास रख लें, आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें बेटा। इंग्लिश के पेपर में आपने कम से कम 10 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, अदरवाइज वो आपको फेल कर देगा इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा। सॉरी बेटा। देन सेक्शन 6 की बात कीजिए। सेक्शन 6 क्या है? अगर किसी ने पढ़ा हो इसको, सेक्शन 6 बेटा वो सेक्शन है कि भाई शेड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है। पावर टू शेड्यूल का मतलब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अमेंड द शेड्यूल। हाँ जी बेटा, शेड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास होगी? अंदाजा लगाए आप। और 6 के कितने सब सेक्शन थे? शाबाश बताए आप। हाँ जी, 6 का कोई सब सेक्शन नहीं था, एक ही सब सेक्शन है जो इट सेल्फ है। हाँ जी, टोटल कितने शेड्यूल है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 115 शेड्यूल है। ठीक है, बेटा ये काम कौन करेगा? आपकी फेडरल गवर्नमेंट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट जो है आपके शेड्यूल को अमेंड कर सकती है। ठीक है, शेड्यूल के मैं आपको बता चुका हूँ, शेड्यूल वो चीज है जिसमें आपके सारे ऑफेंसेस मेंशन है, किस ऑफेंस के तहत कौन सी सजा दी जाएगी, और उसमें ये भी मेंशन है कौन सा चार्ज किसको पुटअप किया जाएगा। ठीक है, उसको अगर अमेंड करना हो तो अमेंडमेंट एंड शेड्यूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। जो शेड्यूल में अमेंडमेंट होगी वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो चीज वो क्या करेगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी, बाय नोटिफाइंग, यानी कि जो भी अमेंडमेंट की है इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट का मतलब ऑफिशियल पब्लिकेशन, ठीक है, क्लियर है। अमेंडमेंट का मतलब बेटा क्या है, अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे मैं फर्दर लिख देता हूँ आपके लिए। अमेंड का मतलब वो वर्ड यूज कर सकता है आपको थोड़ा सा बहलाने के लिए, टू ऐड एनीथिंग। यहाँ पर मैं अमेंड के मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। टू मॉडिफाई एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब आपका शेड्यूल। टू मॉडिफाई ये वर्ड वो यूज करके आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। आर टू ओमेट, ठीक है, ओमेट का मतलब बेटा खत्म कर देना, क्लियर है, समझ आ गया। सिक्स बहुत आसान सा है। आगे बेटा चलते हैं हम सेवंथ पे। सेवंथ मुझे बताया। हाँ जी, बोली जा रहा हूँ जी बेटा, आवाज आ रही है, मुझे लगता है सब सो गए हैं। चले क्लास स्टॉप कर देते हैं। आ रही है बात सर, आ रही है बात। तो बोल क्यों नहीं रहे, जब पूछ रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे। मैंने पूछा सर सेवन मुझे के लगा कितने कोई और सबसेक्शन, बोल देगा। सेवन के कितने सबसेक्शन है, बाकी सो रहे हैं, छोड़ो दो। वन वन में सर, वन में। डेलीगेशन ऑफ पावर बेटा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ चुका है, स्पेशल और से सुन लीजिएगा। हाँ जी, डेलीगेशन ऑफ पावर में बेटा क्या बात की गई है, जो आपका डीजीएफआई है, डीजीएफआई है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल एफआई है, जिसकी पावर सेक्शन 4 के तहत आईजी के इक्वल है, वो अपनी सारी, ऑल और एनी पावर, ऑल सारी की सारी या कोई अपनी एक पावर किसको दे सकता है, टू एनी मेंबर ऑफ एजेंसी, ठीक है। डेलीगेट का मतलब बेटा देना, आगे बढ़ा देना, मुंतकिल कर देना, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल करना पावर को। डीजीएफआईए के पास ये राइट है कि वो किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में वो अपनी पावर, लेट्स सपोज आई एम डीजीएफआईए, तो एक महबूब को मुझे किसी सरकमस्टांसेस में मुझे ये पावर देना है कि ये जाकर एज अ डीजीएफआईए अपना रोल प्ले करे उस स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो ये मेरी जगह मैं इसको अपनी सारी पावर दे सकता हूँ, ये एज अ डीजीएफआईए उस वक्त काम कर रहा होगा, उसका हुक्म माना जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ये जो ऑर्डर होगा बेटा, ये ऑर्डर, इसमें कंडीशन क्या है, चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, कंडीशन ये है, ये रिटर्न ऑर्डर होगा, इन राइटिंग होगा, ठीक है, इन राइटिंग और रिटर्न ऑर्डर जो भी आप लिख ले। क्लियर हो गया बेटा, एक्सक्यूज मी सर। जी जी।
सर अगर कोई डीजीएफआई अपनी पावर डेलीगेट करता है तो वो सब इंस्पेक्टर को कर देता है या इंस्पेक्टर को कर देता है, तो उस टाइम उस डीजीएफआई के पास भी वो पावर रहेगी या सारी की सारी सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर के पास ही आ जाएगी पावर? नहीं नहीं, वो देखो उसके पास पावर एटसेल्फ, डीजी के पास तो सारे पावर है, ठीक है। डीजी इज आल्सो एक्सरसाइज दैट पावर, बट वो ये चाहता है कि इसकी पावर किसी और को भी दे दी जाए। लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरे पास ये समझ ले कि एक पावर है कि मैं किसी को भी डायरेक्ट जाके हाथ डाल सकता हूँ, ठीक है। डीजीएफआई किसी से कोई पूछ कुछ नहीं है, तो मैं यही पावर एक इंस्पेक्टर को या एक कांस्टेबल को दे देता हूँ, ठीक है। वो भी इक्वली इंजॉय कर रहा है वो पावर, बट ये पावर फॉर द टाइम बीइंग होती है, ठीक है। जब भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है वो टाइम बीइंग डिसीजन होता है, परमानेंट डिसीजन नहीं होता, क्योंकि he or she is not liable to use that power permanently as per their designations, ठीक है। ओके सर। क्योंकि वो उस रैंक में नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज डीजी ये चाह रहा है कि एक इंस्पेक्टर या एक असिस्टेंट डायरेक्टर या एक डिप्टी डायरेक्टर को मैं ये पावर डेलीगेट करूं कि भाई ये वाला ये रोल जो है अपना डीजी का एक रोल है, वो खुद नहीं प्ले करना चाहता, वो एक दूसरे को अपनी पावर देके प्ले करवाना चाहता है इन रिटर्न, तो वो अपनी पावर डेलीगेट कर देगा। आई बात समझ? यस सर। थैंक समटाइम्स ये भी होता है। अब समटाइम्स कुछ इसको पॉलिटिकल व्यू में भी यूज कर देता है, डीजे अपनी पावर किसी और को देता है और उससे काम करवा लेता है। मैंने तो किया नहीं था। गॉट माय पॉइंट? यू। यस सर, यस सर। आप ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है 2020 के पेपर में। एमसीक्यूज ये पूछा गया था कि डीजी जो अपनी पावर डेलीगेट करता है वो कौन से सेक्शन के तहत करता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आया था 2020 के पेपर में। क्लियर है यहाँ तक बेटा? कोई मसला, कोई परेशानी? नो सर, नो। किसी को कोई बीवी तंग करती हो, कोई मच्छर ने सोने ना दिया हो, कोई परेशानी है? चलें जी, सेक्शन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम। आज सेक्शन नंबर 8 के कितने सब सेक्शन है जी बेटा? एक ही है सर, एक ही है। गुड। ये अगर वो पूछ ले कि किसी सेक्शन के सब सेक्शन कितने हैं तो आपको याद आना चाहिए। तो बेटा आप सोया ही ना करो, जब मच्छर सोने नहीं देते आप उनके साथ बैठ के पढ़ लिया करो। बेटा मैंने आपको बताया था बॉयलर प्लेट का कुछ क्लॉजेस होते हैं इसमें, तो कौन से हैं? इंडम्पशन वाला। अब सेक्शन नंबर 8 का आपका कौन सा है? इंडemnity के पर। इंडemnity बेटा क्या होता है? इंडemnity बेसिकली ये होता है कि किसी को आजादी देना, किसी को इस्तिस्ना देना, किसी को उस चीज से कि वो एक स्पेसिफिक चीज पर एप्लीकेबल नहीं होगी। कहते हैं ना हमने इसको इस्तिस्ना दे दी है। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या बात की गई है इस पे? सेक्शन नंबर 8 में बेटा ये बात की गई है कि किसी भी मेंबर पर कोई सूट नहीं कर सकता। मैं आपको इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन देता हूँ। नो सूट, prosecution और लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूं आपको याद होने चाहिए। कैन नॉट बी मेड
अगेंस्ट किसके बेटा? एजेंसी मेंबर। एजेंसी क्या? FIA। या कोई भी पर्सन जो सेम पावर यूज कर रहा हो एजेंसी की अंडर दिस एक्ट, FIA के एक्ट को यूज करते हुए, तो उसके अगेंस्ट कोई केस, कोई सिविल सूट, कोई प्रोसीडिंग, कोई कोर्ट का मामला दामला नहीं होगा। लेकिन शर्त ये है कि एजेंसी का जो मेंबर होगा उसने जो काम किया होगा which was performed हाँ जी क्या? इन द गुड फेथ। ठीक है। क्लियर आ गई बात समझ आ गई बेटा? एक्सप्लेन करूं? कोई सिविल सूट, कोई लीगल प्रोसीडिंग, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई कोर्ट का मामला, कोई ऑफेंस एजेंसी के मेंबर के खिलाफ, FIA के जितने भी मेंबर है उनके अगेंस्ट नहीं आप प्रोसीड कर सकते कोर्ट में। ऐसा जो काम जो एजेंसी के मेंबर ने किसी फलाह के लिए या उस एक्ट के तहत एक्ट के मामलात को निभाने के लिए गुड फेथ में किया हुआ है, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। आप ना तो कोर्ट में जा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? सेक्शन नंबर 8 समझ आ गया? हाँ जी, बात समझ आ गई? ये बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए भी उन्होंने एक एक्ट में हिस्सा बना दिया। ठीक है, विच इज वेरी गुड, आई थिंक सो। बेटा जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की आपको आप सोचते होंगे कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, FIA की जिंदगी आपको शायद नजर आती है, वैसी है नहीं। रियलिटी इसके बरक्स है। आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। अब हमने देख लिया तो हमें पता है। अल्लाह ताला आप सबको वहां पे लेके जाए तो आपको फिर पता चलेगा व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट आर द थिंग्स। हमें जो देखो जो चीज अच्छी लग रही होती है ना दूर से कि भाई ये वाली चीज अच्छी है, हम इस जॉब को पाले, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। चलें जी, अब कौन सा सेक्शन नंबर 9? सेक्शन नंबर 9 में कितने सब क्लॉज है बेटा? हाँ जी, शाबाश। अब सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि भाई रूल कौन बनाएगा एजेंसी के लिए, किसके पास ये पावर होगी? डेफिनेटली आप समझदार हैं, जो सुप्रीटेंडेंट है एजेंसी का वही रूल बना सकता है। ऐसा होगा? सुप्रीटेंडेंट कौन है एजेंसी का? सेक्शन 1 इसका ये कहता है बेटा कि फेडरल गवर्नमेंट आपकी है जो है वो आपके रूल बनाएगी एजेंसी के लिए।
लेकिन वही शर्त है, जब भी वो फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करेगी उसको नोटिफाई करेगी या किसमें, ऑफिशियल गजट में। ठीक है, सेक्शन 1 सिर्फ इतनी बात करता है, सॉरी सब सेक्शन 1 9 का सब सेक्शन 1। क्लियर है यहाँ तक मामला? अब सब सेक्शन 2 की तरफ आते हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है बेटा? सब सेक्शन 2 बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है कि इसमें मैं आपको चीटा चीटा पॉइंट बताने लगा सब सेक्शन 2 के। ठीक है, नंबर 1 टर्म्स एंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर डीजीएफआईए। बेटा इसमें ये बताया गया है कि जो एफआईए का डीजी होगा उसकी जॉब की मुद्दत क्या होगी, वो किन शराइत पर काम करेगा जो फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी, और इसके अलावा जो बाकी मेंबर्स होंगे एंड अदर मेंबर्स में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है पूरा एफआईए, उन उनकी जॉब कंडीशंस क्या होंगी, वो किस रोल पे प्ले करेंगे, उनका डेजिग्नेशंस क्या होगा। इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर लें, क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, सबसे पहले एफआईए की डीजी की बात की है। डीजी के मुद्दत क्या होगी, वो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, उसकी सर्विस की नेचर क्या होगी, वो क्या क्या रोल प्ले करेगा, उसके अंदर क्या क्या जुरिस्डिक्शन होंगी, इस तरह सारे मेंबर जो अपॉइंट होंगे उनके भी यही सब चीजें होंगी। बाकी ये जब अपॉइंट होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी मिनिमम, तो किस क्वालिफिकेशन के लिए जो आप हायरिंग करने जा रहे हो वो किस जितनी भी आप लेट्स सपोज अभी एफपीएससी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट आई है, उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बैचलर है। ठीक है, इंस्पेक्टर के लिए या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, ठीक है, मास्टर्स है, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा वो आपका सेक्शन 9 ऑफ 2 सब सेक्शन 2 बताता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक बात ये समझ आ गई है? हाँ जी, क्लियर। उसके बाद बेटा सब सेक्शन 2 में दूसरी ये बात की गई है कि ये जो मेंबर हैं इसकी अब अपॉइंटमेंट तो हो गई, इसकी आपने तैनात कर ली कि भाई क्या क्या ये किसकी किस सर्विसेज की क्या कंडीशन होगी, क्या क्या डेजिग्नेशन होगा, इनकी जेडीज क्या होंगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अब हमने बता दी। अब इसके बाद सब सेक्शन 2 ये कहता है कि पावर और फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी। वो क्या होंगे, किस हवाले से? टू कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब सब सेक्शन 2 ये कहता है कि पहली बात उसने बताई कि अपॉइंटमेंट हम करने जा रहे हैं तो उसकी टर्म्स क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी सर्विसेज की, उसके पास क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। दूसरा उसके बाद ये है कि अब वो हायर हो गया है तो उसके पास क्या क्या पावर होंगी, वो क्या क्या कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए किसी भी पर्सन को किसी भी मैटर में या किसी भी केस में, तो उसके पास क्या पावर्स होंगी, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। लेट्स सपोज मैंने एक बंदा रखा है, सर्वेंट रखा है, तो उसको बोला है बेटा तुम्हारी यहाँ तक घर की लिमिट है और
तुम्हारे ये काम होंगे। इसी तरह एक इंस्पेक्टर जब हायर होगा FIA का, तो उसकी पावर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो तो सब होंगी, लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो उसके लिए नया रूल बना सकती है कि अब जो इंस्पेक्टर जो होगा वो एज अ क्या नाम है 2 थानों का इंचार्ज होगा। लेट्स सपोज एक नया रूल आ जाता है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा जो इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर तो एक थाने का इंचार्ज होता है, तो पुलिस इंस्पेक्टर वो ऐसा रूल एक नया सेट कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद बेटा तीसरी बात ये कि ये सब सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एजेंसी। इसका मतलब ये है कि जो एजेंसी है वो किस नेचर के किस नेचर के केसेस को डील करेगी, कौन कौन से मामलात को डील करेगी, और वो किस हद तक जा सकती है किसी केस को प्रोसीड आउट करने में एजेंसी, ठीक है। वो सब डिफाइन हुआ है। उसके लिए क्या रूल है वो फेडरल गवर्नमेंट सेट करेगी। समटाइम्स ये किस मामलात में उन्होंने बताया, ये जो फेडरल गवर्नमेंट डिफाइन करे द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंसी, किस मामले में, टू प्रोवाइड एड या हेल्प किसको, प्रोविंशियल पुलिस को या प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। प्रोविंशियल पुलिस समझ लें, या आप यहाँ पे वहां पे वर्ड यूज हुआ है प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। बट अब ये कह रहा है कि जो FIA की जुरिडिक्शन है वो उसकी नेचर या एक्सटेंट किस हद तक वो प्रोविंशियल लेवल पे जो एजेंसीज काम कर रही है, लेट्स सपोज आपकी पुलिस है, आपकी एलिट फोर्सेस हैं, जो भी है जो प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रही है एजेंसी, उसको किस हद तक ये मामला दे सकती है, किस हद तक उनके साथ ये चल सकते हैं, कि क्या दायरा कार है, ये सब सेक्शन 9 ऑफ 2 का थर्ड पॉइंट बताता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब सेक्शन 9 ऑफ 2 का फोर्थ पॉइंट बताता है, क्या क्लियर नहीं है वो? एक तुम यार नाम रख के आया करो, मुझे ये बड़ी चिढ़ होती है, वरना मैं बच्चों को निकाल देता हूँ। जल्दी बताओ क्या क्लियर नहीं है। लास्ट वाला क्या? देखो बेटा टाइम नहीं होता यहाँ पर, अगर आपने पूछना है तो माइक अपना अनम्यूट करें, तो बड़े तमीज से साथ पूछे। अभी सब सेक्शन 2 ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है? सर ये सेक्शन 2 जो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 थोड़ा बता दे। ये अभी तक यही तो बात करते, क्या क्लियर नहीं? ये नेचर एंड एक्सटेंट वाला, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। पूरा आवाज मतलब कट रही है बेटा, आप क्या बोल रहे हैं आप? सर ये पूरा सेक्शन जो है इसको थोड़ा समराइज थोड़ा चले अभी सबर बता करें, दे फिर दो। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बताता हूँ, ठीक है। अब सब सेक्शन 9 ऑफ सब सेक्शन 9 ऑफ सब सेक्शन 2 पे एक और बात की गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ जिस पे आया भी है। इसमें बोला गया है द पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ पे मैं जनरल को थोड़ा खा देता हूँ, ऑफ पुलिस यानी कि IG, जो कि डिफाइन है अंडर एक्ट कौन सा, 1861 ऑफ कौन सा,
पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। उसकी फिर 5th ऑफ 1861 अमेंडमेंट जो बात की जाती है, उसके तहत है वो DGFIA की एक्सरसाइज कर सकता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय DGFIA, मतलब कि वही पावर यूज होंगी, इक्वल पावर या शैल बी एक्सरसाइज में यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ आपके लिए। क्लियर है ये पॉइंट, या इसको फर्दर एलोबरेट करूं मैं? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। इसका बेटा ये कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आईजी की पावर है किसी भी पुलिस में, जो कि पुलिस एक्ट 1861 के तहत बताई गई है, आपका DGFIA भी वही सेम पावर एंजॉय करेगा जो एक आईजी के पास है। फर्क यहाँ पर ये इतना है कि बस उसका नाम DGFIA है, यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है। क्लियर है ये पॉइंट? इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके एक MCQ पूछा गया था, आई थिंक तो 2019 या 21 में पूछा गया, मुझे याद नहीं है, वो ये है बेटा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, क्या हो सकता है वो, मैं बेटा अब ये बात की गई है कि वो तरीकाकार जिसमें एजेंसी के मेंबर को हौसला अफजाई करने के लिए कोई इनामात दिए जाते हैं, कोई उनको अप्रिसिएशन दी जाती है, वो कुछ क्या है, वो रेंडर आउट किए जा सकते हैं, मतलब उनको में रद्दो बदल किया जा सकता है। DGFIA करेगा उनमें रद्दो बदल, ठीक है। हो सकता है पहले इनामा एक किसी कंपटीशन के लिए 5,000 दिया जाता होगा, अब DGFIA चाहे तो 10,000 कर सकता है। हो सकता है कि किसी आ, ऐसी कार्रवाई हो जिसमें जो आप पार्टिसिपेट करते हो उसमें आप एप्रिसिएशन की सर्टिफिकेट दी जाती थी पहले, अब DGFIA ने रूल और चेंज कर दिया, अब वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिले, ठीक है। ये सारे तरीकाकार जिसमें रिवार्ड और एप्रिसिएशन दी जाती है वो रेंडर आउट कर सकते हैं, हो सकती है, या एक तो एजेंसी के लिए मेंबर ऑफ एजेंसी, या तो ये तो पब्लिक पर्पस के लिए, जो आप लेट्स सपोज कोई पब्लिक फलाह के लिए कोई ऐसा काम होता था जिसमें एप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिए जाते थे एजेंसी की तरफ से, वो भी चेंज किए जा सकते हैं, ये मैकेनिज्म चेंज कर सकता है DGFIA, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा ये बात? बेटा वो गवर्नमेंट ने दिया था, दिस इज कंट्रोवर्शियल थिंग, FIA ने नहीं दिया, ठीक है, किसी और ने नहीं दिया, वो गवर्नमेंट ने ऐलान करी, गवर्नमेंट का एक अलग तरीकाकार है। कभी भी एजेंसी या कोई भी चीज इस टाइप की चीजों को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वो उनकी रेपुटेशन पे बात आ जाती है। सारे तरीकाकार जिसमें रिवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं वो रेंडर आउट हो सकते हैं, वो उसकी पावर DG के पास है। क्लियर है? अब मैं इसको दोबारा से समराइज कर देता हूं बेटा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है किसी भी सर्विसेज की, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या मुराद है, किसकी क्या मुद्दत होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस बेसिस पे DG लगाया जाएगा, किसके बेसिस पे अदर मेंबर यानी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल लगाए जाएंगे, बस वो जो सेट करेंगे उसको चेंज करेगा, रूल्स करेगा, वो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। उसके बाद अगर आप मेंबर हायर हो गया तो उसकी पावर्स क्या होंगी, उसके पास मतलब क्या क्या ताकत है, क्या क्या दायरा इख्तियार है, क्या क्या फंक्शंस है, वो परफॉर्म कर सकता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद बताया गया कि
प्रोविंशियल पुलिस या प्रोविंशियल एजेंसीज को किस हद तक एजेंसी सपोर्ट कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। अगर कोई एक दायरा कार पे नहीं है एजेंसी का कि चलो दफा हो जाओ यहाँ से, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, डेफिनेटली प्रोविंशियल मामला में एजेंसी बहुत कम पड़ती है। अगर एड होती है तो उसमें पहले जो अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें आप दायरा कार आ गया FIA का, ठीक है, अब प्रोविंशियल एजेंसी वो केस रेफर कर देती है FIA को। अब FIA में देखेगी कि उसमें किस जुरिडिक्शन तक काम कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। वो अपना मामला सॉर्ट आउट करके बोलेगा भाई आपका केस था, अब आप डील करो, या हो सकता है वो केस पूरा टेक ओवर कर ले FIA। ये मामला है। उसके बाद ये बोला गया कि भाई जो IG की पावर है वो सेम DG की पावर है FIA की, और किस तरीके कार में आपका जो रिवार्ड्स है, इनामात है, वो दिए जाएंगे या उसमें रद्दो-बदल कैसे की जा सकती है, वो अख्तियार DG FIA का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? इसमें जो पहला वाला टर्म्स है इसमें प्रोविंशियल पुलिस का क्या होगा? प्रोविंशियल आवाज नहीं आ रही बेटे, मतलब आपकी आवाज नहीं उसमें आ रही। आप लिखें या तो आप नेट सही नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। वालेकुम सर, ये जो सेक्शन 2 का है, बेटा इसमें समझ आ रही है इसकी बात, क्या पूछ रहा है मुझे बता दे, एक बच्चा बता दे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 जी, अब आ रही है। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो सब सेक्शन 2 है, पहला वाला जो पार्ट है, कौन सा? ठीक है, इसमें प्रोविंशियल पुलिस का क्या रोल होगा? मतलब इसका कोई रोल नहीं होगा प्रोविंशियल? इसमें प्रोविंशियल पुलिस का कोई रोल नहीं है। FIA उसको क्या सपोर्ट करने जा रहा है, उसके FIA के क्या नेचर है उसमें। अगर कहीं पे प्रोविंशियल पुलिस को या प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सपोर्ट करना है तो उसमें FIA किस हद तक जा सकता है, और उस नेचर के क्या उसमें क्या मामला होंगे, किस केस में FIA घुसेगा वहां पर जाकर सपोर्ट करेगा। आई बात समझ? लेट्स सपोज एक चोरी डकैती का केस है, अब FIA ने बोला, एक पुलिस आके बोलती है कि भाई जरा FIA को देख लो, FIA कहेगा नहीं भाई ये मेरी जुरिडिक्शन नहीं है, ये मेरी नेचर नहीं है, ये मेरी एक्सटेंट नहीं है, आई कैन नॉट सपोर्ट यू। अब कोई ऐसा मामला आ गया जहाँ पे स्मगलिंग का केस था, उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने अब पुलिस रिक्वेस्ट करिए FIA को, वहां पे FIA डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। कोई ऐसा मामला जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी पे होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद FIA डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है वहां पर पुलिस की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, जो जो FIA की जुरिडिक्शन में केस आते हैं, जो नेचर आती है या उसकी एक्सटेंशन है, वहां पर FIA किस हद तक जाएगा प्रोविंशियल पुलिस को सपोर्ट करने के लिए, ये बात की गई है। क्लियर है? अक्सर तो इस मुल्क में एक दूसरे पे डाला जाता है, लेकिन ये इसमें बात की गई है, उन्होंने अपना बता दिया कि भाई हमारी जुरिडिक्शन में अगर कोई चीज आती है तो हम इसको देखेंगे। बेटा रिपेल की बात की है, वैसे तो ये लंबा चौड़ा एक्ट है, सिर्फ मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ, या इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा आपको डायरेक्ट। सिर्फ इसमें अभी ये बात बता रहा हूँ कि इसको मैं अभी फर्दर एलिब्रेट नहीं कर रहा यहाँ पर कि इसको रिपेल कैसे किया जा सकता है। रिपेल का मतलब है खत्म कैसे किया जा सकता है, किसी चीज को खत्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और किसका दायरा कार है, क्या है क्या नहीं, वो इसमें सेक्शन 10 का मैंने कितने सब पॉइंट्स बताए थे आपको बेटा? हाँ जी, 25 रात 1 to 5 याद रख लेना। 5 है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन?